मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बीना अग्रवाल है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ शैक्षिक प्रशासन की। शैक्षिक प्रशासन में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रशासन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज शैक्षिक प्रशासन क्या होता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है कि शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्य एवं नीतियां, यानी कि जिस शिक्षण को हम सीखते हैं और उसकी जो प्रक्रिया होती है और उसके बाद हमारी लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, हमें उससे संबंधित जो भी नीतियां होती हैं वो हमारी कहलाती हैं आपकी शैक्षिक प्रशासन। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या आते हैं शैक्षिक प्रशासन में? आपके योजना, संगठन, निर्देशन और पर्यवेक्षण। जब तक ये चारों चीजें नहीं होंगी तब तक शैक्षिक प्रशासन की भूमिका आधी रहेगी, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन को पूर्णता करने के लिए योजना, संगठन, निर्देशन और पर्यवेक्षण अवश्य ही होना चाहिए। और यदि ये कहीं पर भी अपूर्ण है, यदि नहीं है, तो समझ लो वो शैक्षिक प्रशासन की पूर्णता प्रक्रिया जो है वो नहीं निभाई जा रही है। अब हेनरी फ्योल ने मुख्य तौर से 5 तत्वों पर वरीयता दी है कि इन 5 तत्वों के अलावा मतलब इन 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या है? नियोजन, यानी कि हम जो प्लानिंग करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हम सबसे पहले प्लानिंग ही तो करते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये कार्य नहीं करना है, हमें उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी हमारी क्या हो जाती है? हमारी ये प्लानिंग के अंतर्गत आ जाती है। दूसरी बात आती है संगठन, यानी कि हम कैसे उन चीजों को संगठित करें, जो जो चीजों की हमें जरूरत है हम उन चीजों को संगठित कैसे करें। तीसरी बात आती है आदेश, यानी कि मानो आपको कोई काम किसी से कराना है तो आप छोटे मोटे कार्य के लिए किसी को आदेश तो दोगे ना। जैसे हम घर में ही कोई कार्य करते हैं, कोई फंक्शन पार्टी करते हैं, तो क्या करते हैं हम उसके लिए, हम जो हमसे छोटे होते हैं या हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, तो हम उसे आदेश दे देते हैं कि बेटा जाकर ये ले आना या आपको ये काम करना है। तो ये इसी तरह से आपका संस्था में भी रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर संस्था की बात हो रही है, ठीक है। चौथी बात आती है हमारी समन्वय। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितने भी किसी संस्था में या परिवार में लोग हैं और वो कोऑर्डिनेट नहीं है आपस में या एक दूसरे पूछकर कार्य नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब वहां पर समन्वय की भूमिका नहीं रहेगी। तो किसी चीज को कोई जरूरत है या आपसी में कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो समन्वय की वहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगला है नियंत्रण। नियंत्रण की प्रक्रिया ही हमारे क्या होती है? शैक्षिक प्रशासन की भूमिका में अहम रोल निभाती है, ठीक है। अब नियंत्रण जैसे नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, यानी कि किसी कार्य को आपको कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये सब हमें नियंत्रण की प्रक्रिया में सिखाया जाता है, ठीक है। अब हेनरी फ्योल में ये जो 5 तत्व उन्होंने बताए हैं, उन्होंने कहा है कि इन 5 तत्वों का शैक्षिक प्रशासन में होना ही होना आवश्यक है, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हैं हम उद्देश्य एवं लक्ष्य। उद्देश्य एवं लक्ष्य कौन कौन से हैं जो शैक्षिक प्रशासन की भूमिका को पूर्णतः पूर्ण कर सके? तो सबसे पहले है हमारा मूल्यों का पोषण, दूसरा है हमें समान शिक्षा की व्यवस्था, तीसरा है हमें स्वतंत्रता प्रदान करना और चौथा है हमारा सुविधाओं को उपलब्ध कराना। अगला है हमारा उचित सम्मान और आगे है हमारा सामाजिक एकता। यानी कि ये मुख्य तौर से शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य और लक्ष्य हैं। जैसा कि आपको पॉइंट से ही पता चल रहा होगा कि मूल्यों का पोषण, समान शिक्षा की व्यवस्था, सुविधाओं को उपलब्ध कराना, सामाजिक एकता, स्वतंत्रता प्रदान, उचित सम्मान छात्र छात्राओं के लिए। तो शैक्षिक प्रशासन का जब हमें ये लक्ष्य और ये उद्देश्य पूर्ण करने होते हैं तो हमें मुख्य इन बातों पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा, तभी हमारा लक्ष्य और उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से सिद्धांत 2 हैं, प्रक्रिया का सिद्धांत और संतुलित निर्णय का सिद्धांत, ठीक। इसके अलावा यदि हम और भी माने, यदि हम और भी इसको मतलब और तरीके से भी मान सकते हैं, तो हमारे जो 4 सिद्धांत ये भी आते हैं
कि संरचनात्मक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, सामाजिक तथा तकनीकी सिद्धांत और मानवीय संबंधों का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी मुख्य रूप से अपनी भूमिका को निभाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके दो सिद्धांत हैं, प्रक्रिया का सिद्धांत और संतुलित आपका निर्णय होना चाहिए। अब आगे आते हैं कि इसके कारक कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से कारक जो है इसके दो प्रकार के हैं, आपके व्यक्तिगत कारक और दूसरा है आपका वातावरणीय कारक। अब व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत भी हम तीन चीजों को देखते हैं मुख्य रूप से, जिसमें आपकी अभिवृत्ति, योग्यताएं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता। ठीक है, इसके अंतर्गत भी मुख्य मुख्य बिंदु और भी आ जाते हैं। यदि हम इसके और भी अंदर जाएंगे तो अभिवृत्तियों के अंतर्गत और भी चीजें आ जाती हैं। योग्यताएं कौन कौन सी योग्यताएं हैं, जैसे बौद्धिक योग्यता आ गई। सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, कौन कौन सी सामाजिक विशेषताएं हैं, कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, तो ये हमारी किसके अंतर्गत आते हैं, आ गए व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत। ऐसे ही हम सेकंड पे आते हैं, वातावरणीय कारक हमारे कौन कौन से होते हैं। तो वातावरणीय यानी कि आसपास का जो वातावरण है उससे संबंधित हमारे कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आएंगे आपके सामाजिक रीतियां, सामुदायिक विशेषता और सरकार की प्रकृति। यानी कि जो हमारा आसपास का वातावरण है तो उसमें क्या है कि समाज में कौन कौन सी रीतियां चल रही हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या कायदे कानून है समाज के, वो हमें निभाने होते हैं। सामुदायिक विशेषता यानी कि जो समुदाय है हमारा आसपास का, उसमें कौन कौन सी विशेषता है और उसमें से हम कौन सी विशेषता अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और कौन सी विशेषता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात आती है सरकार की प्रकृति, यानी कि सरकार जो है वो क्या कार्य कर रही है उस पर भी तो हमें ध्यान देना होगा ना। तो सरकार की जो नीतियां हैं या उनके नियम है या जो कायदे और कानून है, उन बातों पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है या कोई और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर जरूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, धन्यवाद।